हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज अपन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं नीट 2026 का पेपर। ठीक है, तो पेपर बहुत ही सिंपल सा था। सिंपल से मेरा मतलब है कि अगर कोई पढ़ के गया है तो वो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें, बल्कि बहुत सारे के सारे क्वेश्चन कर सकता है। टाइम का एक इशू किसी के साथ हो सकता है कि भाई गिवन टाइम में मैं नहीं कर पाया, बाकी तो मतलब ऐसा कोई बहुत अजीब सा क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा गया है। बिल्कुल जैसा हम पढ़ के जाते हैं वैसे के वैसे क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि फॉर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड टी द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो एक जो एसएचएम है या सिंपल पेंडुलम है तो एसएचएम ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। उसमें काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन बताना है हमको एक ऑसिलेशन में। तो काइनेटिक एनर्जी एक ऑसिलेशन में 2 बार ऑसिलेट करती है। काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी, पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, डबल होती है। तो 2 बार ऑसिलेशन वाला ग्राफ कौन सा आ रहा है, यहाँ पर ये वाला आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, 0 मैक्सिमम 0 मैक्सिमम 0। ठीक है ना, 0 कहां पर होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर 0 होगी, फिर मीन पोजीशन पर मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है ना, तो मान लो कि ये एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है, यहां से मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ, मीन पोजीशन पे आ गया, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर अब वापस से मीन पोजीशन पे मैक्सिमम, ये मीन पोजीशन पे मैक्सिमम, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे 0। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे 0। तो ये जो आंसर है, ये जो ऑप्शन है, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है ना, तो 2 ऑसिलेशन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं एक हीटर है जो कि 400 वॉट का है। ठीक है ना, कब 400 वॉट पावर जनरेट करता है, जब 220 वोल्ट पावर सप्लाई दी जाए। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 400 इज इक्वल टू V²/R, मतलब 220 इंटू 220 अपॉन R। तो अब ये पूछ रहे हैं कि अगर 200 वोल्टेज कर दिया जाए तो क्या होगा, तो पावर P हो जाएगी। पावर P इज इक्वल टू 200 इंटू 200 अपॉन R। ठीक है, यहां पे R से R कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं P अपॉन 400 इज इक्वल टू 20 इंटू 20 अपॉन 22 इंटू 22। ये 2 और ये 11, ये 2 और ये 11। तो यहां से आ जाएगा P इज इक्वल टू 400 इंटू 100 बाय 121। 121 को अप्रोक्सीमेटली अगर मैं डिवाइड करूं 4 से तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 120/4 30, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन से हमारा काम चल जाएगा क्योंकि आंसर्स जो है वो काफी दूर दूर है। ठीक है ना, तो 1000/3 तो अप्रोक्सीमेटली 333। ठीक है ना, अब इसके सबसे नजदीक कौन सा है, ऑप्शन 3 है, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। इसको ज्यादा माइंड नहीं करें, देखो जल्दबाजी में पीपीटी बनाई गई है तो थोड़ा बहुत टाइपिंग एरर्स हैं। 2 जैसे 2 3 4 2 बार लिख दिया, वो उससे नहीं देखें। आंसर हमारा क्या है, आंसर हमारा 330 के जो सबसे क्लोज है वो आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा क्या कह रहे हैं, एंगुलर स्पीड की बात कर रहे हैं। तो एंगुलर स्पीड जो है, एंगुलर स्पीड में क्या कहा गया है, एंगुलर स्पीड है इसकी 600 आरपीएम से 1200 आरपीएम तक जाती है और 10 सेकंड में जाती है। हमें बताना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो 600 प्लस 1200/2 एवरेज इनटू टाइम। अब ये किस में है, रिवॉल्यूशन पर मिनट में, तो टाइम हमें किस में रखना पड़ेगा, मिनट में रखना पड़ेगा। तो टाइम कितना हो जाएगा, 10/60। ठीक है ना, अब है तो बहुत सिंपल, कोई हो सकता है यूनिट की गड़बड़ कर दे, बाकी तो कोई इसमें दिक्कत ऐसी है नहीं। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, 1800 अपॉन 2 इंटू 6। तो 6 से ये चल जाएगा 3 टाइम्स और कितना आ जाएगा 150, 300/2। तो 150 कोई ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, अब बढ़ गया, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम, मतलब टोटल एनर्जी दी हुई है। टोटल एनर्जी कितनी दी है, 0.2 जूल दी है। तो 0.2 जूल टोटल एनर्जी है। द स्पीड ऑफ द सिंपल पेंडुलम बॉब एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इज, स्पीड बतानी है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं हाफ mv² इज इक्वल टू 0.02। क्या हमें मास दिया है, बिल्कुल दिया है। तो 1/2 20/1000
v स्क्वायर इज इक्वल टू 2/100। तो यहाँ से 100 तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, v इज इक्वल टू √2 दैट इज 1.4। तो 1.4 ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर 1.41। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन अब अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं एक सर्कुलर लूप दिया है और उसमें हमें कहा है n इज इक्वल टू 100, नंबर ऑफ टर्न्स जो दिए हैं वो 100 दिए हैं और रेडियस दिया है हमको 5/100। ठीक है, ये रेडियस हो गया मीटर में, सेंटीमीटर में दिया हुआ था, मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने। जो b दिया है मुझको, b दिया है कितना 3.14 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ठीक है ना। अब पूछा क्या है, करंट पूछा है, तो फॉर्मूला लिख देते हैं रिलेट करने वाला, b इज इक्वल टू μ0 Ni/2R। ठीक है, तो यहां से मुझे करंट का फॉर्मूला मिल जाएगा, करंट का फॉर्मूला हो जाएगा 2BR/μ0N। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 2b कितना है, b की वैल्यू दी थी हमको 3.14 इंटू 10⁻³ ठीक है ना। r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है 5/100 अपॉन μ0 कितना है 4π 10⁻⁷ और n कितना है 100। ठीक है भाई। अब देखो यहां पर सबसे पहले तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है ना, ये 10⁻⁷ 100 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से आ जाएगा हमारे पास 10/4 दैट इज 2.5 एम्पियर। तो 2.5 एम्पियर इसमें है ना, और इसमें है, तो ये तो गलत हो गया, 2 और 4 गलत हो गया। अब मुझे पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, m इज इक्वल टू NIA दैट इज NI⁻R²। तो n कितना है 100 और I कितना है 2.5 5/2। ठीक है ना, पाई हो जाएगा 3.14 और R कितना है 5/100। तो 5/100 और 5/100, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहां पर अगर अपन देखें तो ये 5 और ये 5, तो ये कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 5π मतलब 3 5 15.7 डिवाइडेड बाय 2 4 8 अप्रोक्सीमेटली 2 है ना, 16/8, तो अप्रोक्सीमेटली 2। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, इसमें दो चीजें पूछी थी, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, देखते हैं क्या कह रहे हैं इसमें। सबमरीन इज डिजाइन टू विदस्टैंड एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर बता रहे हैं, दो प्रेशर होते हैं, गॉज प्रेशर भी होता है। तो गॉज प्रेशर क्या होता है, गॉज प्रेशर तो प्रेशर डिफरेंस होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक्चुअल प्रेशर में। इन्होंने एक्चुअल प्रेशर दिया 100 एटमॉस्फेयर। मान लो कि ये सरफेस ऑफ वाटर है, सबमरीन यहां पर है S। ठीक है, यहां पर 1 atm होगा, है ना, यहां पर 1 atm और यहां पर कितना है 100 atm। ठीक है, तो 100 atm, तो यहां से जो डिफरेंस है वो कितना डिफरेंस है 99 atm का है। ये जो 99 atm है ये ρgh के बराबर होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ρgh इज इक्वल टू 99 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, यहां से रो कितना है 1000, g कितना है 10 दिया होगा शायद, 9.8 तो नहीं देंगे। h इज इक्वल टू 99 इंटू 10⁻⁵। तो यहां से आ जाएगा h इज इक्वल टू 990 मीटर। तो 990 मीटर आ जाएगा। 990 मीटर है क्या कोई ऑप्शन, ऑप्शन 2 है, तो ये 990 मीटर इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट भी याद अगर किसी को हो कि 10 मीटर जाने पर एक एटमॉस्फेयर का चेंज आता है, तो उससे भी बता सकते हैं कि 99 एटमॉस्फेयर के लिए 990 मीटर जाना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बेस्ड है ना, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा लॉजिक नहीं है। देखो E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन होता है। तो A का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ठीक है ना, A का फोर्थ किसी में दिया है, बहुत सारों में दिया है, तो थर्ड गलत हुआ है सिर्फ।
अब उसके बाद बात करें डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस क्या होते हैं? वेव नेचर ऑफ लाइट होते हैं, तो ये थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो थर्ड किसी में दिया है? बिल्कुल दिया है, सिर्फ ऑप्शन 2 में दिया है, बाकी में नहीं दिया है। तो यहीं से हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये यंग्स मॉडुलस कंप्रेसिबिलिटी, ये थोड़ा सा हो सकता है दिख ना रहे हो, कोई बात नहीं, मैं भी लिख दूंगा उनको, तो थोड़े ब्लड से आ रहे हो, ठीक है ना। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? y इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन इज इक्वल टू f बाय a और डेल्टा l बाय l, ठीक है ना। तो f बाय a और डेल्टा l बाय l, ये वाला f l अपॉन a डेल्टा l लिखा हुआ है यहाँ पर। तो फॉर a का क्या हो गया? a का हो गया सेकंड, तो a का सेकंड कहां पर दिया है हमको? a का सेकंड सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, एक से ही हमारा आंसर मैच हो गया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। यहां पर देखो, यहां पर हमें टोटल 5 कैपेसिटर्स दिए हैं, 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 कितने दिए हैं? 10 दिए हैं। तो ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, और ये कितना है? 2.5। हमको एक तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे बताएंगे? अगर मैं इन सब को मिला करके देखूं, ये सब कैसे हैं? ये सब सीरीज में है, सीरीज में है ना ये सब। तो ये सब जब सीरीज में है, तो ये सीरीज में है, तो 10/4 2.5 बन जाएगा ये, ठीक है। अब ये 2.5 बन गया, ये 2.5 और ये 2.5 कैसा है? पैरेलल में, तो कितना आ जाएगा? 5 माइक्रोफैरेड। तो 5 माइक्रोफैरेड कहीं दिया है? बिल्कुल दिया है, 3 दिए हैं, लेकिन तो अभी सिर्फ हम ये कह पाए कि भाई फर्स्ट गलत है, अब 2 3 4 में से कोई सही हो सकता है। 50 वोल्ट, तो 50 वोल्ट की वजह से इस पे कितना चार्ज आ जाएगा? 2.5 इंटू 50, तो 2.5 इंटू 50 कितना हो गया? 125 हो गया, ठीक है ना। फिर इस 50 की वजह से इन पे सब पे कितना आ जाएगा? ये पूरा कितना है? ये 2.5 है, तो इन सब पे सीरीज में सब पे सेम चार्ज होगा, इन पे भी कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। तो चार्ज सब पे कितना होगा? 125 होगा, ठीक है ना। तो चार्ज 125 दिया है कहीं पर, 125 माइक्रोकूलम ऑन ऑल कैपेसिटर्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें अपन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रेज द मास, ओ भाई ये धरती है, ऐसा कह रहे हैं कि ये आर है ना, धरती का रेडियस आर दे दिया हमको सपोज। अब एम मास को यहां से यहां ले जाना चाहते हैं, आर डिस्टेंस ऊपर है ना, हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। यहां पर जो एनर्जी है वो होगी -GMM अपॉन आर, और यहां पर जो एनर्जी होगी वो होगी -GMM अपॉन 2R। इसमें कुछ वर्क मुझे करना पड़ेगा, है ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, वर्क इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, तो W इज इक्वल टू -GMM अपॉन 2R माइनस -GMM अपॉन R। तो यहां से कितना आ जाएगा? GMM अपॉन 2R आ जाएगा, ठीक है। एक R और मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। अब ये जो GM अपॉन R स्क्वायर है ये तो बन जाएगा स्मॉल g, तो ये आ जाएगा हमारा mgr/2। तो mgr/2 क्या क्या ऐसा कोई ऑप्शन है mgr/2? बिल्कुल है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अब 10 के बाद कौन सा आएगा? 11। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही सिंपल सा है, इसमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है। ऐसा कह रहे हैं कि व्हेन रूलर से भी कोई मतलब नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट है जो गिरता है फॉल्स वर्टिकली, 5 डिफरेंट पर्सन कैच इट विद डिफरेंट रिएक्शन टाइम। 5 लोग अलग अलग रिएक्शन टाइम से इसको कैच करते हैं। तो अब जिसका रिएक्शन टाइम ज्यादा होगा उसी के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड ज्यादा होगा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है इसमें? 0.22 है, मतलब B इज द ग्रेटेस्ट। तो B ग्रेटेस्ट है, तो ये गलत हो गया, है ना। B के बाद फिर 2 के बाद कौन है? 21, तो E उसके बाद आ जाएगा, तो दोनों में E दिख रहा है। फिर 21 के बाद है 20, तो वो A आ जाएगा, वो भी दोनों में दिख रहा है।
है ना। अब 20 के बाद आएगा 19, तो डी आएगा, डी इसमें आ रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 1 कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बस इसमें यही देखना था, ज्यादा कुछ इसमें कुछ करना नहीं था, है ना। हाफ जी टी स्क्वायर से डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहे हैं, पावर ऑफ क्रेन विच लिफ्ट 100 kg, ठीक है, 1000 kg, तो mgh करना है बस हमको, है ना, और mgh बाई टी करना है। तो पावर इज इक्वल टू mgh बाई टी करेंगे। m कितना है 1000, g कितना है थोड़ा सा ध्यान रखना है 9.8 दिया उन्होंने, h कितना है 20, है ना, और डिवाइड बाय 10, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 9.8 इंटू 2, 19.6 इंटू 10 पावर 3, है ना। तो 19.6 किलोवाट, ऐसा कुछ है क्या, 19.6 किलोवाट। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मान लो कोई जी की वैल्यू 10 ले भी ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सारे आंसर बहुत बहुत दूर हैं, तो जी की वैल्यू से भी कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर डिफरेंस आने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अब लेते हैं पर क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं, दो अनचार्ज कैपेसिटर हैं, है ना, 200 पिकोफेरेड के। एक को हमने 100 वोल्ट से चार्ज किया, फिर बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी। अब उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो एनर्जी का लॉस बताना है ना, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हीट इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो यू इनिशियल कितना हो जाएगा 1/2 हाफ CV स्क्वायर, है ना। तो हाफ CV स्क्वायर तो 200, है ना, और V स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 स्क्वायर। पिको जूल में आंसर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि पिको फेरेड दिया हुआ है। माइनस 1/2, अब कितना हो जाएगा 400, है ना, और 100 की जगह कितना आ जाएगा 50, क्योंकि दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चार्ज आधा आधा, तो ये आ जाएगा अपने पास। अब मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे 1/2 को कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन आ जाएगा, फिर 200 भी कॉमन आ जाएगा, 200 कॉमन आएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, फिर 50 स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो 50 इंटू 50, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 4 और उधर बचा 2, ठीक है। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, और 2 0 और 2 0 और 5, ठीक है ना, इतना है पिको जूल इंटू ये पिको जूल है, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 पावर माइनस 7 जूल। तो 5 इंटू 10 पावर माइनस 7 जूल मतलब 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 6 जूल। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहे हैं वो जरा अपन देखते हैं। एन AC सर्किट कंटेन रजिस्टर, रजिस्टर दिया है, कैपेसिटर दिया है, इंडक्टर दिया है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछी है। तो 2 पाई f इज इक्वल टू 1/√LC, ठीक है। तो f इज इक्वल टू 1/2 पाई इंडक्टर कितना है 10 पावर माइनस 3 1 मिली हेनरी, कैपेसिटर कितना है 0.1 माइक्रोफेरेड 10 पावर माइनस 7, जिसकी वैल्यू आ जाएगी, ये कितना बना 10 पावर माइनस 10, उसका जब रूट लेंगे तो कितना बनेगा 10 पावर माइनस 5, ऊपर चले जाएगा 10 पावर 5, तो 10 पावर 5 अपॉन 2 पाई, 2 इंटू 3 6.28, है ना। 100 को 6.28 से डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेटली 16 आ जाएगा, तो 16,000 आ रहा है ना। तो 16,000 के सबसे नजदीक आंसर कौन सा दिख रहा है 15.9। देखो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करनी है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो अप्रोक्सीमेट करना है। सारे आंसर बहुत बहुत दूर हैं, बहुत बहुत दूर हैं, तो हमें बहुत एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, जब बहुत क्लोज हो तो पूरा एग्जैक्ट करने की जरूरत है। अब 6.28 से डिवाइड करने बैठ जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो ऐसे नहीं करना होता है ना। सब्जेक्टिव हो तो अलग बात है फिर, या इंटीजर ऑप्शन हो तो अलग बात है। अभी तो कैसा है देखो 15.9 10 बहुत दूर है ना 20.7, तो अगर हम थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन करके एक टेंटेटिव आंसर निकाल लेंगे तो उससे भी हमारा ऑप्शन हो जाएगा, मिल जाएगा हमको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 15,
क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ग्राफ याद करके जाते हैं हम लोग इसका, है ना, बनाते भी हैं थ्योरी में और इसका ग्राफ हमें याद रहता है। एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड वायर है, कंडक्टिंग वायर है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ठीक है ना। पूरे क्वेश्चन की जो समरी है ना, मैं पढ़ के देखोगे उसको तो ये उसमें लिखा है। तो अब इसका ग्राफ देखते हैं अपन। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ होता है कुछ ऐसा, जैसे ये है वायर हमारा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू आर होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है शुरू में, है ना, अंदर, और बाहर कैसा होता है, बाहर ऐसा कर्व के फॉर्म में डिक्रीज होता है। तो इस तरह का ग्राफ इसका होता है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, ये वाला जो है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। इसमें तो अंदर भी कर्व बना दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और ये किसका है, ये होलो का है, इसमें जीरो दे दिया अंदर, तो अंदर जीरो नहीं होता, अंदर इसमें कैसा होता है, प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 हमें कह रहा है एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू सिस्टम एट द रेट 100 वॉट। एक जो हीटर है वो 100 वॉट से हीट सप्लाई कर रहा है, उसमें से कुछ हीट वर्क करने में काम आ जा रही है और बाकी बची हुई इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब रेट पूछा है, हमारे पास एक फॉर्मूला है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या फॉर्मूला है, डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू, है ना। पूरे को डी टी से डिवाइड कर दो, डी टी और डी टी, ठीक है ना। अब डी क्यू बाई डी टी कितना है मेरे पास, 100 है, और डी डब्ल्यू बाई डी टी कितना है, 75 है, और ये बचा मेरे पास डी यू बाई डी टी। तो डी यू बाई डी टी कितना हो जाएगा, 100 माइनस 75, 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 25, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज 5 एम्पियर। पीक वैल्यू जो है वो 5 एम्पियर है ना, मतलब आई नॉट 5 एम्पियर है। अब फ्रीक्वेंसी कितनी है, 60 हर्ट्ज। हमें बताना है हाउ लॉन्ग विल इट टेक स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू द पीक वैल्यू। तो देखो ये टाइम चाहिए हमको, ये टाइम कितना होता है, t/4 होता है। अब t/4 होता है, सबसे पहले तो इसका टाइम पता करें कि कितना है। तो 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, तो इसका टाइम पीरियड कितना है, 1/60, और उसका हमें करना है 1/4, तो ये कितना आ जाएगा, 1/240। इतनी देर में 0 से पीक पे पहुंच जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, ये दिख रहा है 1/240, ठीक है ना। थोड़े से ब्लर है वो, है ना, टाइपिंग में इतना हो नहीं पाया, तो कुछ इमेजेस का हुए, तो 1/240, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन आ गया अपने सामने, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC आ गया भाई। तो YDSC आ गया। अब YDSC में कह रहे हैं, थोड़ा पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को अपन। यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट, वेवलेंथ लैम्डा लिया है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। लैम्डा किसके कॉरस्पॉन्ड होता है, 2 पाई के। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस 2 पाई हो जाएगा। जहां 2 पाई फेज डिफरेंस है वहां इंटेंसिटी कितनी होती है, 4I0 होती है। अगर I0 के दो सोर्स लिए हमने तो 4I0 इंटेंसिटी हो जाएगी। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट द पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज λ/3। λ/3 का मतलब 2π/3, 120 डिग्री। अब 120 डिग्री पर इंटेंसिटी कितनी होगी, ये 4I0 को उन्होंने क्या कहा है, k का है। तो 120 पर मैं जानना चाहता हूं, तो 120 पर जानना चाहता हूं तो I प्लस 2I cos 120। cos 120 कितना होता है, -1/2 होता है। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा मेरे पास I0, है ना, ये I0 है सब, ठीक है ना। तो I0 आ जाएगा, I0 कितना हो जाएगा, k/4। I0 कितना होगा, k/4। तो k/4 कोई दिख रहा है यहां पर, तो k/4 ये दिख रहा है, दिस इज k/4। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहे हैं, द स्टेटमेंट आर गिवन द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू a/3। ये गलत है, फंसाने की कोशिश करी उन्होंने। रेडियस a/1/3 के प्रोपोर्शनल होती है। वॉल्यूम तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, a के प्रोपोर्शनल होगा। जितने ज्यादा न्यूक्लियन उतना ज्यादा वॉल्यूम, ठीक है ना।
अब द डिफरेंस इन मास ऑफ एन एटम एंड इट्स न्यूक्लियस, मास ऑफ एटम और न्यूक्लियस के मास का डिफरेंस तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा, तो ये भी गलत है हमारा, ये मास डिफेक्ट नहीं होता है। अब मास डिफेक्ट होता क्या है, द डिफरेंस इन मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, जब अलग अलग होंगे उनका मास और जब मिला दिए जाएंगे न्यूक्लियस बन जाएगा उसका मास, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो मास डिफेक्ट होता है। तो ये करेक्ट है, तो बी और डी करेक्ट है, तो बी और डी करेक्ट है, बी एंड डी आर ट्रू बट ए एंड सी आर फॉल्स। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन हो गया, 19 हो गया। 19 के बाद अपन चलते हैं 20 पे, तो क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहे हैं, द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, द लाइट एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड, तो लाइट एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड इफ इट रिड्यूसेस इन वन रीजन। देखो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की बात जा रही है, तो वहां पर जब हम लाइट भेजते हैं किसी सोर्स से, एक सोर्स से या दो सोर्स से, तो वहां पर क्या होता है, लाइट का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, कहीं पर एनर्जी ज्यादा मिलती है हमें, कहीं पर कम मिलती है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं प्रोड्यूसिंग अ डार्क फ्रिंज इट इंक्रीजेज इन अनदर रीजन प्रोड्यूसिंग ब्राइट फ्रिंज, तो कहीं पर डार्क फ्रिंज मिलती है, कहीं पर ब्राइट फ्रिंज मिलती है, ये बात कह रहे हैं, ठीक है ना। अब एज देर इज नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी दीज फिनोमिना आर कंसिस्टेंट विद प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है ना। अब अगला ऑप्शन, अगला जो स्टेटमेंट है वो बड़ा जबरदस्त है, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस आर कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड ओनली बाय लाइट वेव्स। ये ओनली लिख के इन्होंने फंसा दिया, अगर ये ओनली नहीं लिखते तो ये करेक्ट हो जाता, ओनली लिखने की वजह से ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ओनली लिखने का मतलब ये कह रहे हैं मैकेनिकल वेव्स नहीं शो करती, तो मैकेनिकल वेव्स भी तो शो करती है इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, ठीक है ना। जो भी वेव है, हर वेव का इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, वेव की प्रॉपर्टी इंटरफेरेंस है ना, तो इंटरफेरेंस होने से ही हम उसमें वेव नेचर कहते हैं किसी भी चीज में। तो अब यहां पर ए करेक्ट है, बी फॉल्स है, तो ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 20 हो गए, अब 20 के बाद क्या आएगा, 21 आएगा, तो देखते हैं 21 में क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन क्वेश्चन 21, द रजिस्टर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी से हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लगाया एंड एन इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.6 एम्पियर, सर्किट में जो करंट है वो कितना है, 0.6 एम्पियर है, टर्मिनल वोल्टेज बहुत ही आसान सा, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, तो E कितना है 12, I कितना है 0.6 इंटू 2 1.2, 12 में से 1.2 गया तो 10.8, ठीक है, तो 10.8 ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल है, देखो ज्यादातर क्वेश्चन अगर हम देखें तो सिंगल लाइन में बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन में हो रहे हैं, बहुत रेयरली कोई बीच में 5-6 क्वेश्चन के में से कोई एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जिसमें थोड़ा लेंथी है, और कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट आंसर हो रहे हैं जिनमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, जैसे ट्रू फॉल्स के जो कुछ आए। अब यहां पर ये दे दिया हमको भाई, है ना, तो अब यहां पर हमें एक दे दिया है मीटर ब्रिज। अब इस मीटर ब्रिज में कह रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज कर दिया। एक्चुअल में जो प्रोसीजर है उसमें हम क्या करते हैं, बैटरी लगाते हैं यहां पर, ठीक है ना, और गैल्वेनोमीटर लगाते हैं यहां पर। अब उसको हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो भले ही इंटरचेंज कर दो, देखो जब हम ऐसे लगाएंगे बैटरी और गैल्वेनोमीटर, तो ये R1 इसको मैं कह देता हूं X और इसको कह देता हूं Y, तो इसके लिए मैं लिखूंगा R1 अपॉन X इज इक्वल टू R2 अपॉन Y बैलेंसिंग के लिए, ठीक है ना। और जब मैं ऐसे जैसे इन्होंने लगा करके दिया डायग्राम में वैसे लगाऊंगा, तो मैं लिखूंगा R1 अपॉन R2 X अपॉन Y, R1 अपॉन R2 X अपॉन Y, दोनों रिलेशन सेम ही तो है। देखो R2 को उधर ले जाओ, X को इधर ले आओ, तो वैसा बन जाएगा, तो दोनों सेम ही है, तो दोनों तरह से किया जा सकता है एक्सपेरिमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरह से हमें बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी, दोनों तरह से लेफ्ट हैंडेड साइड राइट हैंडेड साइड डिफ्लेक्शन भी मिलेगा, तो बोथ राइट साइडेड लेफ्ट साइडेड डिफ्लेक्शन एंड एट बैलेंस पॉइंट नो डिफ्लेक्शन, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 22 के बाद अपन चलते हैं 23 पर, तो 23 में क्या कह रहे हैं, 23 में कह रहे हैं कोई स्टूडेंट है जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या किया थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। सिंपल पेंडुलम है, 30 ऑसिलेशन हुए 60 सेकेंड, तो 60/30 तो कितना आ गया
2 सेकंड आ गया। अब 2 सेकंड किसका टाइम पीरियड होता है? सेकंड्स पेंडुलम का, जिसकी लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, सेकंड्स पेंडुलम का 1 मीटर इसकी लेंथ आ जाएगी। और अगर किसी को नहीं भी याद है रिजल्ट, तो t = 2π√L/g से भी कर सकते हैं, उससे भी हमारी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर आ जाती है। 23 के बाद अपन चलते हैं 24 पर। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 24 में हमको कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इनसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0 होता है कंडक्टर के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये गलत है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पे डिपेंड करता है ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। द इंटीरियर ऑफ चार्ज कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक कंडीशन, ये भी सही है। एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल, परपेंडिकुलर होता है, ये भी सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 0 एवरीवेयर इनसाइड अ कंडक्टर, गलत कह रहे हैं, 0 नहीं होता, इक्वल होता है, इक्वी पोटेंशियल होता है, तो ई गलत है। कौन कौन सा सही हो गया? ACD। ACD कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर इसका। 24 के बाद अब हम आ गए हैं 25 पर। तो 25 में क्या कह रहे हैं? तो 25 में कह रहे हैं 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दे दिए, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है, मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। When a forward bias voltage across PN junction diode increases above certain value threshold voltage, the diode current increases significantly। तो ये तो सही बात है ना, ग्राफ बनाते हैं डायोड का तो ग्राफ ऐसा आता है, तो सडनली इंक्रीज होता है। तो सडनली इंक्रीज होता है तो क्या होगा यहाँ पर? ए ऑप्शन तो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं दिस करंट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट, नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है, ठीक है ना। तो ए करेक्ट है और बी कैसा है? फॉल्स है। तो ए ट्रू, बी फॉल्स, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बारी आती है, किसकी बारी आती है? इन अ कॉनकेव लेंस, इन अ कॉनकेव लेंस रे ऑफ लाइट, एक मतलब रेज आ रही हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं, और आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा? तो पासेस थ्रू सेकंड प्रिंसिपल फोकस, गलत है, नहीं। appears to diverge from the first principal focus, तो ये डाइवर्ज होती हुई फील होंगी, ठीक है ना, और बस ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26। अब है 27। एन अननोन न्यूक्लियस हैज न्यूक्लियर डेंसिटी दी है, मास दिया है, जानना क्या है हमको? जानना है मास नंबर। तो मास नंबर जानने के लिए हम क्या करेंगे? मास को किससे डिवाइड कर देंगे? न्यूक्लियन के मास से। तो मास कितना है इसका? मास है 19.926 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन एक न्यूक्लियन का मास अप्रोक्सीमेटली 1.67 इंटू 10⁻⁻27 होता है। 10⁻⁻27 10⁻⁻27 कैंसिल हो गया, और ये कितना है? अप्रोक्सीमेटली 20 बाय 1.67, ये आ जाएगा 12, ठीक है, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब ये जो 12 आया है, तो 12 कौन सा है? ये हो जाएगा। यहां पर भी देखो मैंने थोड़ी अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन की है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्यों करूंगा मैं? 19.926 को डिवाइड करने बैठ गया अगर 1.67 से, तो 4 क्वेश्चन का टाइम चला जाएगा। अंदाजा लगाना है बस, क्योंकि सारे आंसर बहुत बहुत दूर हैं। हाँ, 19 और 20 में से कोई आ जाता हमारा, तो फिर हमें एग्जैक्ट करने की जरूरत पड़ती, लेकिन 12 के आसपास तो दूसरा कोई है ही नहीं, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर हो गया 12। अब है क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या कह रहे हैं? शायद गैल्वेनोमीटर एमीटर का क्वेश्चन है। हाँ, गैल्वेनोमीटर है हमारे पास एक 100 ओम का, ये है हमारा गैल्वेनोमीटर जो कि 100 ओम है। कितना करंट ले सकता है ये? 1 मिली एम्पियर, इससे ज्यादा नहीं ले सकता। तो 0.001 एम्पियर करंट ले सकता है। मैं क्या चाहता हूं? इससे एमीटर बनाना चाहता हूं, तो एमीटर बनाने के लिए एक शंट लगाया जाएगा, ठीक है ना। ये जो शंट है इसका रेजिस्टेंस S मान लेते हैं, और कितना हम भेजना चाहते हैं इसमें करंट भेजना चाहते हैं 10 एम्पियर। अब 10 एम्पियर में इधर तो मामूली सा जाएगा 0.001, बाकी 9.999 किधर जाएगा? 9.999 इधर चले जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा? सेम होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं
10 इंटू एस, ये 10 ही हो गया ना अप्रोक्सीमेटली, इतनी कोई कैलकुलेशन करने की तो जरूरत है नहीं हमें, फिर से आंसर बहुत बहुत दूर है, इज इक्वल टू 0.001 इंटू 100। ठीक है भाई, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 1000, 0 0 0 कैंसिल हो गए, एस इज इक्वल टू 0.01। तो 0.01 क्या कोई आंसर दिख रहा है यहाँ पर? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कितने हो गए? 28 हो गए। आगे बढ़ा जाए, 28 के बाद हमारे पास 29। ठीक है, तो 29 में क्या कह रहे हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा है थिन वायर ऑफ लेंथ एल एंड लीनियर मास डेंसिटी एम, यहां पे फंसा दिया इन्होंने, है ना, यहां गलती कर देगा कोई कोई, और वो जो गलती करेगा उससे एक आंसर मैच हो जाएगा। उन्होंने मास को एम नहीं दिया है, उन्होंने दिया है मास डेंसिटी को एम, तो जो मास है वो कितना होगा? ठीक है ना, एल एम। अब किसी ने अगर मास एम ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो करे ऐसे करेगा, फिर वो आंसर चेक करने के बाद, ठीक है ना, रिजल्ट आने के बाद। कोई बात नहीं, खैर हो जाती है कभी गलती, ऐसा कुछ नहीं है, देखो किसी से भी हो सकती है, सबसे होती है ऐसा कुछ नहीं है, नहीं तो सबके 100 मार्क्स आ जाएं, मतलब 100% आ जाएं, तो ऐसा नहीं होता। तो हो सकता है कई लोगों ने ध्यान भी रखा हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम करते भी हैं जिसमें सिंबल उल्टे सीधे कर दिए जाते हैं, जैसे, है ना। ये ऐसे क्वेश्चन से मेरा क्या मतलब है, कई क्वेश्चन में क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड सिंबल है ना, उनका मीनिंग बदल दिया जाता है, किसी और से डिनोट कर दिया उनको, है ना। जैसे अब यहाँ पर कर दिया उन्होंने एम को मास ना कह करके, जनरली हम मास डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं मैकेनिक्स में? लैम्डा से। अब लैम्डा की जगह उन्होंने एम लिख दिया, और एम से मास को डिनोट करते हैं। तो अब चलो खैर, यहाँ पर अपन बढ़ते हैं आगे, तो मास इज इक्वल टू एल एम। अब जो क्या है, ये रिंग है, इसके अबाउट होगा कितना? एम आर स्क्वायर बाय 2, और इसके अबाउट कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर, तो 3/2 एम आर स्क्वायर, है ना। अब आर कितना होगा? आर होगा एल अपॉन 2 पाई, एल इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एल एम, ठीक है ना, और 3/2 आर स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये? 3/8 पाई स्क्वायर। अब देखो गलती कर दी ना मैंने, बोला 3 और लिख दिया मैंने 8, 3/8 पाई स्क्वायर एम एल क्यूब। ठीक है, तो एल क्यूब वाला ये शायद ये वाला ऑप्शन है ना, यहाँ थोड़ा दिख नहीं रहा क्यूब, है ना। ठीक है, चलो खैर ये आंसर आया है जिस भी ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शन थोड़े ब्लर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो जो भी इसका ऑप्शन था 3ml³ अपॉन 8 पाई स्क्वायर, वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मैं एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पे लिखा होगा मेरे पास पेपर में। तो ये ऑप्शन 3 में दिया हुआ था, है ना, 3ml³ बाय 8 पाई स्क्वायर, तो 3ml³ बाय 8 पाई स्क्वायर ये रहे, है ना। चलो खैर, तो आंसर से मतलब है हमको, तो वो तो ऑप्शन तो खैर ठीक है, मैं यहाँ पे ब्लर दिख रहे हैं थोड़े। अब है क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहे हैं? 30 में कह रहे हैं इक्वेशन दी है हमको 2.0, ठीक है ना, cos 2 पाई इतना x, ठीक है ना, वेयर x y सेंटीमीटर में। ये बहुत गंदा काम होता है, ये यूनिट में जब फंसाते हैं ना, ये बहुत चक्करदार होता है, मैं भी कई बार भूल जाता हूँ कन्वर्ट करना, आंसर गलत आ जाता है, ठीक है ना। तो द फेज डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी मोशन ऑफ 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, तो इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है कि गलती ना हो, ठीक है ना, गलती हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फेज डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी मोशन ऑफ 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 0.5 मीटर, तो फेज डिफरेंस बताना है ना भाई, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स। अब k कितना है? तो सबसे पहली चीज तो k जो हमारा है ना, उस ये नहीं है, 2 पाई इंटू दिस है, 8/1000, है ना। अब डेल्टा एक्स यहाँ मीटर में, तो इसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? सेंटीमीटर में, तो ये कितना आ जाएगा? 50। अब 2 इंटू 50 करें तो ये 100 कैंसिल हो गया, यहां से आ जाएगा 0.8 पाई, तो 0.8 पाई कोई सा है? 0.8 पाई ये रहा, है ना। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कितने हो गए? 30 हो गए भी।
30 के बाद है 31। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्ट है 15 kg मास का, ऐसा कह रहे हैं, है ना। मास 15 kg इज केप्ट ऑन अ फ्लोर ऑफ अ स्टेशनरी ट्रॉली। ट्रॉली के ऊपर रखा है, ये ट्रॉली है, ठीक है। अब इनके बीच में कुछ स्टैटिक फ्रिक्शन है, 0.12 उसका म्यू है, ठीक है ना। कीपिंग द बॉक्स स्टेशनरी स्टेट ओवर द ट्रॉली, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, कितने एक्सेलरेशन से इसको हम चला सकते हैं। तो इसको कितने से भी चलाओ, वो तो फ्रिक्शन की वजह से ही चलने वाला है। तो एम ए इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा म्यू जी। तो ए इज इक्वल टू म्यू जी, तो 0 कितना है 0.12 इंटू 10 इज इक्वल टू 1.2। तो 1.2 ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 31 के बाद 32 डायोड, ठीक है। अब यहां पर ये डायोड है। अब कह रहे हैं द वोल्टेज अपेयरिंग अक्रॉस द डायोड डी विल बी इन द फॉर्म ऑफ। देखो जो डायोड है वो एक साइड में तो करंट फ्लो होने देगी और एक साइड में करंट फ्लो नहीं होने देगी। जब करंट फ्लो नहीं होने दे रही होगी तब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहेगा, और जब करंट फ्लो हो रहा होगा तो जीरो रेजिस्टेंस के जैसे बिहेव करेगी। तो अब इसमें जितनी भी वेव बनाई हमने, इसमें आधी पल्स ही आउटपुट में मिलेगी, आधी पल्स हमको आउटपुट में नहीं मिलेगी। तो इसके ऑप्शन अगर अपन देखें तो ये वाला ऑप्शन है जिसमें हाफ पल्स मिल रही है और बाकी हाफ गायब हो जा रही है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं VRMS का क्वेश्चन है, VRMS ऑर्गन अपॉन क्लोरीन। तो V इज इक्वल टू 3RT/m होता है, ठीक है ना। तो वो जो हमें पूछा है उसमें देखो मास किधर आता है, डिनोमिनेटर में आता है। तो वो जो हमें पूछा उसमें क्लोरीन का मास तो ऊपर चले जाएगा, m क्लोरीन अपॉन m AR का अंडर रूट। क्लोरीन का मास कितना है, क्लोरीन का मास दिया उन्होंने, दिया है 20, है ना। ये मास कुछ गड़बड़ दिया है यहाँ पर, है ना। मैं एक बार उसमें देख लेता हूँ, टाइपिंग में शायद कुछ दिक्कत होगी, है ना। 40 दिया था और 40 और 70, है ना। ये 20 नहीं 70 है भाई, ठीक है। तो क्लोरीन का है अपना 70 अपॉन 40, तो √7/2। तो √7/2 कोई ऑप्शन दिख रहा है, ये दिख रहा है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, √7/2। आगे बढ़ते हैं 34। अब 34 में क्या कह रहे हैं, तो 34 में ऐसा कुछ कह रहे हैं, ये मतलब एक तरह से याद रखने वाला क्वेश्चन है, कोई लॉजिक वगैरह तो इसमें है नहीं। तो अब यहाँ पर इनको मैच करना है। तो विजिबल लाइट कहाँ होती है भाई, विजिबल लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करते हैं तो उसमें विजिबल लाइट प्रोड्यूस होती है, तो ये तो हो जाएगा फर्स्ट। गामा रे कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, रेडियो एक्टिव डिके में प्रोड्यूस होते हैं, तो ये हो जाएगा 2। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड किधर मिलेंगे भैया हमको, इंफ्रारेड निकलेंगे किसमें निकलेंगे, वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल जब वाइब्रेट करते हैं तो वहाँ पर इंफ्रारेड। ये थोड़ा मतलब इतना ज़्यादा हम नहीं इसको याद रख पाते, तो अगर किसी को याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाकी 3 से हमें आंसर मिल ही जाएगा कि ये ऐसा होगा। तो इसका ऑप्शन अब अपन देखते हैं, ये हो गया A, B, C और D। तो A का 4 कहीं दिया है, बिल्कुल दिया है, ये दोनों गलत हो गए। फिर B का 1 कहाँ दिया है, B का 1 यहाँ पर दिया है, तो ये 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 4, 1, 2, 3, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपने पास, बहुत ही सिंपल सा, वेक्टर का और न्यूटन्स लॉ का। 2 फोर्सेज हमने लगाए हैं, 8 न्यूटन और 6 न्यूटन। तो सपोज दिस इज 8, दिस इज 6, 8 और 6, ठीक है। यहां पर 10 इतना फोर्स हो जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए एक्सेलरेशन। मास कितना दिया है, मास दिया हमको
कितना दिया है, मास नहीं दिया, दिया होगा 5 kg, ये रहा। तो 5 kg, तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। अब इधर से एंगल बनेगा मान लो थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 6/8 3/4, तो tan इनवर्स 3/4 विद 8 न्यूटन, तो tan इनवर्स 3/4 विद 8 न्यूटन और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 से तो कुछ बहुत खास नहीं मिला हमको, मिलेगा तो एंगल से ही, ठीक है ना, क्योंकि 2 तो कई सारों में है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 35 का। आगे बढ़ते हैं, 35 के बाद 36, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन डायोड का, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, 10 वोल्ट है। अब ये जो बैटरी है ना, तो ये डायोड किसी काम की नहीं है और ये डायोड भी किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं है मतलब उसमें करंट नहीं जाएगा, काम की तो है, वो यही काम है उसका, करंट नहीं जाने देना, ठीक है ना। इसमें करंट जाएगा, कितना जाएगा 10/2, ठीक है। इसमें करंट जाएगा कितना 10/4 मतलब 5/2, तो टोटल कितना हो गया 15/2, दोनों को ऐड कर दो, इतना करंट इसमें जाएगा। तो 15/2 कोई आंसर है, बिल्कुल है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये माइनस नहीं है, ठीक है, वो गलती से आ गया होगा, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। 36 के बाद 37, अब 37 जो है इसको जरा अपन समझने की कोशिश करें। यहां पर देखो वर्क फंक्शन दिया है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना चाहता हूं तो 6.6 से ज़्यादा एनर्जी का मुझे फोटोन इंसिडेंट कराना पड़ेगा। तो वो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन करा पाएगा, कौन नहीं करा पाएगा। तो hc/λ इज इक्वल टू ई, तो लैम्डा इज इक्वल टू hc/e। अब 6.6 इंटू 10⁻34 और c कितना है 3 इंटू 10⁸ और E कितना है 6.6, ठीक है ना। ये आ जाएगा अपने पास, कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है, डज नॉट गिव राइज टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। तो इसमें 1 मिनट मैं एक बार वैल्यूज़ देख लेता हूँ, कहीं टाइपिंग में गड़बड़ तो नहीं हो गई। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं अपने पास 6.6 6.6, ये वैल्यूज़ हैं। तो 6.6 इंटू 10⁻, अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है अभी, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो यहाँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 भी आएगा, है ना, जूल में नहीं है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखना था हमको। तो 6.6 तो कैंसिल हो गया, है ना। अब मेरे पास आया 3/1.6, ठीक है, और इंटू 19 + 8 27, तो ये 10⁻⁻7। अब ये देखो 3/1.6 है, अगर 3/1.5 होता तो 2 आ जाता, 1.5 से बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये होगा लेस देन 2 इंटू 10⁻⁻7, तो ये हो जाएगा अपना लेस देन 200 नैनोमीटर। अब जो 200 नैनोमीटर से छोटे फोटोन होंगे, देखो एक वैल्यू आ रही है जो 200 नैनोमीटर से छोटी आ रही है, तो अब 200 नैनोमीटर से जो छोटी वैल्यू है, सिर्फ वही वैल्यू जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा पाएगी, क्योंकि जैसे जैसे लैम्डा बढ़ते जाएगा एनर्जी कम होती जाएगी, तो हमें तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो 200 के नीचे नीचे कौन है, ये 100 है, 50 है, 150 है, तो ये नहीं करा पाएगा। तो ये हमारा, उन्होंने पूछा है कौन नहीं करा पाएगा, तो 200 नहीं करा पाएगा, क्योंकि 200 के नीचे वाले ही करा पाएंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा, 38। 38 में क्या कह रहे हैं, देखो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी ले ली, यूनिटी ले ली, तो c इज इक्वल टू 1 ले लिया, है ना। टाइम कितना लग रहा है, लाइट टेक्स 6 मिनट 40 सेकेंड, तो 6 मिनट 40 सेकेंड, तो t कितना हो गया 6 इंटू 60 प्लस 40, जो कि 360 प्लस 40 इज इक्वल टू 400, है ना।
अब जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, ct, तो ये कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो 400 ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। 39 में क्या करें, बड़ा सा क्वेश्चन है। चलो है जो है, मैग्नेटिज्म और EMI से रिलेटेड है। 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का एक लूप है, यहां पर बना रहे हैं हम। तो ये 3 और ये 8 सेंटीमीटर है, और इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड दिया है B इज इक्वल टू 0.3। अब कह रहे हैं, है ना, तो ये 8 सेंटीमीटर दिया है, ये 3 दिया है, 0.3 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड दिया है। ये बड़ा अच्छा किया कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे यूनिट में दिया है। EMF डेवलप्ड अक्रॉस द कट इफ द वेलोसिटी ऑफ द लूप इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन नॉर्मल टू शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड के नॉर्मल जा रहा है ये कितने से, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। अब ये ऐसे बाहर निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, तो इसमें EMF इंड्यूस होगा, कितना होगा, E इज इक्वल टू BL/V। B कितना है, 0.3 है, L कितना है, 3/100, और V कितना है, 2/100। ठीक है भाई। 10 3 3 9 2 18, 18 इंटू 10 पावर -5, तो 1.8 इंटू 10 पावर -4 वोल्ट। तो 1.8 इंटू 10 पावर -4 वोल्ट। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 39 के बाद आ गया 40, थोड़े ही और बचे। ठीक है। जैसे जैसे पेपर खत्म होने वाला होता है, बड़ी खुशी होती है, मुझे बड़ी खुशी होती थी जब भी पेपर खत्म होने वाला हो। खत्म होने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा। ठीक है। द फॉलोइंग प्लॉट शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम ऑफ अ बॉल थ्रोन। एक बॉल है जिसको ऊपर थ्रो किया। अब ऊपर थ्रो किया तो पहले वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, ऊपर जाके 0 होगी, फिर वापस से बढ़ने लगी, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब उन्होंने क्या है कि दोनों ग्राफ दिए, तो दोनों ग्राफ दिए, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं पॉजिटिव नेगेटिव, किसको पॉजिटिव मानना किसको नेगेटिव। तो हमें अपने मर्जी से डिसाइड करना पड़ेगा कि किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव माने। तो हम मान रहे हैं कि भाई ऊपर वाला जो साइड है ऊपर की तरफ वो पॉजिटिव है। तो शुरू में बहुत बड़ी पॉजिटिव वेलोसिटी है जो कि ऊपर जाकर के 0 हो गई और फिर वापस बढ़ने लगी, कौन से डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। बड़ा पॉजिटिव फिर 0, बड़ा नेगेटिव। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लें तो डी आंसर हो जाएगा, लेकिन सी एंड डी किसी में नहीं लिखा है, इसलिए सिर्फ मोस्ट अप्रोप्रिएट देखते हुए सिर्फ 3 को हम यहाँ पर टिक कर देंगे। ठीक है ना। 41। अब 41 में क्या कह रहे हैं, 41 में कह रहे हैं वर्नियर कैलिपर है। तो एक वर्नियर कैलिपर है, उसमें 20 वर्नियर स्केल डिवीजन है जो 16 मेन स्केल डिवीजन से कॉन्साइड करते हैं। ये 20 VSD और इसी में 16 MSD। एक मेन स्केल डिवीजन कितने का है, 1 मिलीमीटर का है। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 16 मिलीमीटर। ठीक है। तो वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, 16/20, 0.8 मिलीमीटर, और ये कितना है, 1 मिलीमीटर। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो कितना आ जाएगा, 0.2 मिलीमीटर। वही लीस्ट काउंट होता है। तो 0.2 मिलीमीटर, अभी इन्होंने सेंटीमीटर में दिया है, तो कितना हो जाएगा, 0.02 सेंटीमीटर। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। कितने हो गए, 41 हो गए, 4 और बचे। 42 में क्या कह रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर रहे हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स में यहाँ पर अगर देखें अपन, तो ये जो है साइड दी है, मास दिया है। तो मास कितना दिया है हमको, इतने सिग्निफिकेंट फिगर है उसमें 4। ठीक है ना। और यहाँ कितने हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 ही हैं, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो जो फाइनल आंसर होगा उसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, 2 आएंगे। तो राउंड ऑफ करके हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लाना है। तो आंसर तो वही आना है सब में, 7.654, लेकिन उसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे 2 डिजिट में, है ना, तो कितना आ जाएगा, 7.7। ठीक है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं इसमें, लाइट इज पासिंग थ्रू इक्विलैटरल प्रिज्म। इक्विलैटरल प्रिज्म है, 60 डिग्री है, लिखा हुआ भी है वहां पर, एज शोन इन फिगर।
द रिफ्रैक्टेड रे क्यू आर इज पैरेलल टू इट्स बेस। ये जो रे है ये कैसी है, पैरेलल टू द बेस है। अब जब ये पैरेलल टू द बेस है तो हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे, तो ये आई और ये भी होगा तो ई, लेकिन वैल्यू में आई के बराबर होगा। आई कितना दिया उन्होंने, 50 डिग्री। डेल्टा पूछा है, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, तो आई कितना है 50 प्लस 50 माइनस 60, तो कितना आ जाएगा ये 40 डिग्री। क्या 40 डिग्री है क्या यहाँ पर, बिल्कुल है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। 43 के बाद अब अपन चलते हैं 42 पर। बड़े बड़े से नंबर दिख रहे हैं, ठीक है, चलो जो भी है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस। कौन से स्टेट में, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, इतनी एनर्जी है। अब वो कह रहे हैं रेडियल डिस्टेंस बतानी है, तो u इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन r, और r इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय u। माइनस भी आता है, ठीक है ना, वो माइनस की हम ज़्यादा चिंता नहीं कर रहे हैं, हमें उस प्लस माइनस से ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें तो रेडियस चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें भी माइनस आएगा चार्ज की वैल्यू में और यहाँ भी माइनस आएगा, वो सब कैंसिल हो जाएंगे, तो सीधे वैल्यू रखते हैं 9 इंटू 10 पावर 9। क्यू कितना है, क्यू है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। लेकिन जो u है वो u कितना है 3.4। अब 3.4 का डबल होगा, माइनस 6.8 होगा, ये तो टोटल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी रखनी है, तो 6.8 इंटू 1.6 और वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10 पावर माइनस 19। बहुत खुशी है हमें, ये दोनों कैंसिल हो गए, थोड़े तो कम हुआ, ठीक है ना, ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गए। 16 है 68, 16 4 जा 64, तो अप्रॉक्सीमेटली 4 आ जाएगा। 9/4, तो 9/4 अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा 2.25 इंटू 10 पावर माइनस 10, है ना, तो ये आ जाएगा 2.25 इंटू 10 पावर माइनस 10। तो वो हमने अप्रॉक्सीमेट किया है। अब वैसे तो इधर तो सब में 2.1 ही है, तो बहुत सही भी सॉल्व करके क्या कर लोगे, ठीक है ना। तो 10 पावर माइनस 10, पावर ऑफ 10 चाहिए हमको, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, डायग्राम यहाँ पर नहीं दिख रहा है, अगले स्लाइड पर है। तो यहाँ पर कह रहे हैं 4 ओम का एक वायर था जिसको हमने बैंड किया, स्क्वायर बनाया ABCD, एक रेजिस्टेंस 2 ओम का लिया और 2 वोल्ट की बैटरी ली है। हमें बताना है वैल्यू ऑफ करंट I। ये है सर्किट। तो ये जो ABCD स्क्वायर है ये हमने बनाया, किससे बनाया, रेजिस्टेंस से बनाया। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस 4 ओम था, 4 में डिवाइड कर दिया तो 1 1 1 और 1, ठीक है। A और C के बीच में देखें तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है तो इस 2 ओम का कोई मतलब नहीं है। ये दोनों मिलकर के बन जाएंगे कितना 2, ये दोनों मिलकर के बन जाएंगे 2, ठीक है। ये 2 और ये 2 पैरेलल में बन जाएंगे 1, और बैटरी कितनी है 2 वोल्ट, तो 2/1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। चलो यहाँ पर फाइनली ये हमने पूरे क्वेश्चन 45 सॉल्व कर दिए, ठीक है ना। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपके कितने सही हुए, कहाँ पे क्या गलती हुई, और उन गलतियों को जो भी आगे से ध्यान रखें हम कि भाई वो गलती ना हो, ठीक है ना। खास तौर से उनके लिए जिनको आगे एग्जाम देना है। कई बार होता है ना कि बहुत सारे लोग अभी इसलिए पेपर देख रहे हैं कि उनको अगले साल एग्जाम देना है ना, जो दे चुके हैं वो तो अब क्या ध्यान रखेंगे, उनका तो हो गया, ठीक है ना। लेकिन जिनको भी अगले साल देना है, जो अभी इस बार नहीं बैठे हैं एग्जाम में, अगले साल बैठेंगे, तो वो इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि भाई हम भी ऐसी गलती कर देते हैं। चलो ठीक है, सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। जिन्होंने भी एग्जाम दिया है उनको रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, सबका बहुत अच्छा रिजल्ट आए, ठीक है, बाय।